एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करते हैं रशिया यूक्रेन की। यूक्रेन का दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया एक बार फिर रूसी बारूद से दहल उठा है। जी हां, आसमान से बरसी मिसाइलों और बमों ने हंसते खेलते रिहायशी इलाके को मलबे के ढेर में बदल दिया है। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा के मुताबिक इस ताजा हवाई हमले ने भारी तबाही मचाई है। हमले में एक की मौत, 29 लोग घायल हुए। घायलों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हमले के तुरंत बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। मलबे के नीचे से अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती मलबे में दबे एक और नागरिक को ढूंढना है, जिसके लिए खोजी दस्ते लगातार कंक्रीट के पत्थरों को हटा रहे हैं। इस हमले में घायल 29 लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजों ने पूरे इलाकों में सन्नाटा पसार दिया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रूस जानबूझकर नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है ताकि दहशत फैलाई जा सके। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे युद्ध अपराध करार दिया है। फिलहाल कई जगहों पर एक साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि मलबे में दबी हर एक जिंदगी को समय रहते बचाया जा सके। तो देखिए, लगातार हमले इस तरफ भी तेज होते जा रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ पर ईरान और अमेरिका में तो तनाव बढ़ ही गया है दोबारा शांति की उम्मीदों के बीच में, लेकिन अब यहाँ पर हमले जो तेज हुए हैं इनको समझना बेहद जरूरी है। जिस इलाके में इस वक्त हमला किया गया है, मासूम जिंदगियों को छीन लिया गया है, उसको समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हैं और साथ ही डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ है। डीके गुप्ता जी, एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहूंगी। हमले तेज हुए तो हुए, ठीक है, इसके पीछे का कारण हम लगातार डिस्कस करते रहे, लेकिन फिलहाल जिन इलाकों को टारगेट रसिया की तरफ से किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। मासूम बच्चों की जिंदगियां छीन ली गई हैं। यहां पर क्यों नहीं कोई भी जवाबदेही जो है वो तय की जा रही है। यूक्रेन चीख चीख के कह रहा है कि यहां ये कानून जो है उसके खिलाफ, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ अटैक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। मासूमों की जिंदगियां जा रही हैं इस तरीके के हमलों से। इस हमले के पीछे क्या वजह है? अनम्यूट कीजिएगा सर खुद को। जी पिंकी जी, अगर आप देखेंगे चाहे वेनेजुएला का युद्ध क्या रहा हो, एक प्रकार से किडनैपिंग कहेंगे, चाहे वो क्यूबा में, इसमें देखिए क्यूबा में कितने लोग मर रहे हैं। इतना ब्लॉकेड कर रखा है अमेरिका ने कि क्यूबा के अंदर कोई भी चीज नहीं। लोग वहां पे खाना बना रहे हैं लकड़ियों पर, रात रात भर उनके यहाँ लाइट नहीं है। कोई इंटरनेशनल हमारे पास पुलिस है नहीं। यूनाइटेड नेशंस पिछले कम से कम मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम जो इंटरवेन किया था, युद्ध को रुकवा दिया था, वो लगभग 20 से 30 साल पहले की बात हो गई है। उसके बाद आज के डेट में WTA आ गया, ना कोई ऐसी पॉलिसिंग सिस्टम नहीं रहा जो किसी को बोल सके और उस पर अपना प्रभाव छोड़ सके। इसी तरह से यूक्रेन और रसिया के युद्ध में भी हो रहा है। अगर देखेंगे तो यूक्रेन ने भी रसिया पर लगातार अटैक जो है उसके एनर्जी सोर्सेस पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो बातचीत की मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो ये युद्ध चालू किया गया था वो बिडेन सरकार की तरफ से किया गया था अमेरिका में, और वहां पे जरा सा तलखी कम रखे हैं ट्रंप, क्योंकि ट्रंप की जो है पुतिन से अच्छी दोस्ती है और वो इस युद्ध में वो जरा सा खींचना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उससे यूरोप के अंदर एक जरा सा डर पैदा रहता है और यूरोप जो है उसके वजह से एक ब्रिटेन अमेरिका के पास आता है, कहें तो अगर अपनी भाषा में गिड़ाता है हथियारों के लिए। तो इन सब चीजों के लिए जो है कहीं न कहीं एक यहाँ पे इकोनॉमी जो है अमेरिका की जो है बूस्ट होती है यूक्रेन के युद्ध से। यूक्रेन के युद्ध की वजह से समझ लीजिए कि लगभग 7 गुना विंडफॉल प्रॉफिट हुआ था 2022 में ऑयल कंपनीज को अमेरिका के। तो ये सारी चीजें जो है कहीं कहीं अमेरिका को एक वॉच एंड वेट वाली स्थिति में रखती है। अब इन्होंने वहां पे जो है जो सिस्टम एयर डिफेंस का उसको भी बनाने की इजाजत दी, लेकिन उसको भी 1-2 साल लगेंगे और उसमें जब लगेंगे तो वो बनेंगे अमेरिका में और इनको लाइसेंस दिया गया है, रोजगार वहां उत्पन्न होगा। तो सब मिला जुला के यहाँ पे स्केप गोट है यूक्रेन इस समय। रसिया और यूरोप और अमेरिका के बीच की जो है एक टसन का यूक्रेन जो है और उसके थ्रू जेलेंस्की स्कोप गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे जब अटैक हो रहा है तो वहां पे बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, उसको इस समय कोई सुनने वाला नहीं है और न कोई इस पर ध्यान देने वाला है। बस इसमें यही देखेगा रसिया कि कितना मैं एडवांस कर सकता हूँ साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ। हाँ, तो वो जितना कर लेगा, अभी ऑलरेडी लगभग वो कम से कम 20% यूक्रेन को एडवांस कर चुका है वो, तो जितना कर लेगा उसके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा और यूरोप के लिए उतना ही डर सताता रहेगा, क्योंकि बफर सिस्टम जो है, बफर जोन जो है वो रसिया और यूरोप के बीच में जरा सा कम होता जाएगा। और जितना ही बफर जोन कम होगा उतना ही वो अमेरिका के पास यूरोपियन यूनियन जाएगा और उसके वजह से उनका हथियार खरीदेगा, जो कि अभी
तुर्की में 3 दिन पहले घोषणा हुई कि $50 बिलियन का अब जो है एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन हाँ। खरीदेगा नाटो अमेरिका बिल्कुल। से। ये सब कुछ बिल्कुल अमेरिका के लिए, डीके चाहे गुप्ता वो सर, आप कोई सही फ्रंट कह हो। रहे हैं। और पश्चिमी देशों से, माथुर सर, ये आपसे समझना चाहेंगे, पश्चिमी देशों से इतने ज्यादा आधुनिक डिफेंस सिस्टम यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के हमलों को रोक पाने में नाकाम यूक्रेन नजर आ रहा है। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मिलिटरीली यूक्रेन और रशिया में जमीन आसमान का बिल्कुल। जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए, पिछले 4 वर्षों से रशिया लगातार प्रहार कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और वहां से जो वॉर ऑफ अट्रिशन है उसमें कहीं ना कहीं अपर हैंड रशिया का नजर आ रहा है। अब जो आप कह रही हैं कि क्या क्या ये जो मानवीय अधिकार और ये और वो ये तरह, देखिए, जब लड़ाई होती है तो अमेरिका को इस चीज से कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक अमेरिका के अंदर आकर के कोई हमला नहीं होगा और 10, 20, 50 अमेरिकन नहीं मारे जाएंगे, तब तक उनको क्या फर्क पड़ रहा है। उनके लिए ये इसका कोई बहुत बड़ा महत्व मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है पीपल ऑन ग्राउंड। ये मैं बार बार बात करता हूं, पीपल ऑन ग्राउंड क्रिएट लीवरेज। आज रूस ने लगभग 20% यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा फिजिकली करके रखा हुआ है, और पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। वो बढ़ने की वजह सिर्फ यही है कि वो चाहता है कि पूरा डॉनबास का इलाका उसका हो जाए। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है, मैं आप यूरोप का इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यूक्रेन को करने के बाद रूस उसके आगे नहीं बढ़ेगा। क्या रूस, एक जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है यूरोप की तरफ से, वो नैरेटिव ये है कि रूस जो है, खास करके पुतिन, अपनी लॉस्ट सोवियत ग्लोरी को दोबारा ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जो दबदबा और जो प्रभाव सोवियत संघ का था आज से 1991 के विघटन से पहले, उसको उसको कहीं ना कहीं पुतिन देख रहे हैं। ये नैरेटिव चला रहा है यूरोप। वो इसलिए चला रहा है ताकि वो लगातार यूक्रेन की मदद करते रहे, लड़ाई यूक्रेन में होती रहे, नुकसान यूक्रेन का होता रहे, लेकिन सेफ बाकी यूरोपियन देश रहें, और अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो फलता फूलता रहे। कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा कैनवस है जिसको कि पूरे एक टोटालिटी में मुझे लगता है देखने की जरूरत है। और रशिया ने बहुत ज्यादा वहां पर अपना प्रभाव ऑलरेडी तैयार बना के रखा हुआ है, और अब वो जिस तरह से हमले अब कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि पुतिन जो है वो किसी भी बातचीत के किसी भी मूड में कहीं लगे हुए हैं। उन्होंने फिजिकली बल प्रयोग से जो उनका मिशन था उसको काफी हद तक हासिल कर लिया है। एक उद्देश्य उनका बाकी वो इंपॉर्टेंटली बचा रहेगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से G7 की मीटिंग के दौरान इनको प्रॉमिस किया गया आपको सपोर्ट दिया जाएगा, अभी नाटो की जो मीटिंग अंकारा में हुई है उसके बाद भी उनको एक बहुत बड़ा तरीका बताया गया कि कैसे आपकी मिलिटरीली और फाइनेंशियली मदद करी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध को आगे चलाए रखने के लिए ये कार्रवाई हो रही है, मेरे को लगता है। और रूस किसी कीमत पर रुकने वाला है नहीं। बिना तो अब नाटो की मेंबरशिप जो है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट उभर करके सामने आया है। बार बार ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें नाटो में लिया जाए, नाटो नहीं तो कम से कम यूरोपियन यूनियन में हमें इंक्लूड कर लिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रूस का इनिशियल कंसर्न था कि नाटो किसी प्रकार से यूक्रेन किसी प्रकार से भी नाटो के अंदर ना जाए। तो वो बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं होती रहेगी। रूस ने अपना उद्देश्य हासिल किए बगैर रुकना नहीं है। ठीक है सर, आपने देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि रशिया और यूक्रेन को कंपैरिजन अगर हम करते हैं दोनों का, तो एक यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो टॉप 10 रिफाइनरीज हैं रशिया की, उसमें से 8 टॉप 8 रिफाइनरीज पर यूक्रेन जो है वो हमला कर चुका है। हम तस्वीरें भी रशिया से जो सामने आई थी, हमने वो तस्वीरें देखी थी कि वहां पर किस तरीके से लोग किल्लत से जूझ रहे हैं, वहां पर कमी हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? यूक्रेन की पोजीशन इस वक्त कितनी है? और रशिया तो अटैक कर ही रहा है। हाँ प्रेरणा, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया के काफी बड़ी बड़ी रिफाइनरों पर हमले किए हैं यूक्रेन ने ड्रोन से। ये भी समझना पड़ेगा कि रशिया बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है, तो जो हमले होते हैं उससे उस रिफाइनरी को नुकसान होता है। लेकिन क्योंकि रशिया इंडस्ट्रियल पावर है, तो उस डैमेज को वो अगले 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ठीक कर लेता है। ऐसे भी रूस के स्ट्रेटेजिक ऑयल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ये रहे हैं कि वो 3.5 महीने
यानी 100 दिन का एक स्ट्रेटेजिक भंडार अपने पास रखता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, विंटर डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, क्योंकि रशिया को मालूम है कि कभी भी अगर नेटो देशों के साथ युद्ध हो सकता है तो नेटो देश रूस को कच्चे तेल और गैस से बाधित कर पाएंगे। तो इसीलिए रूस पर फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि रूस इस बीच दुनिया के दूसरे देशों से, भारत से भी कच्चा तेल, भारत से भी पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता रहा है, लेकिन ये पुराने रेसिप्रोकल ट्रेड का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि पिछले महीने हफ्ते के हमले में ही अचानक से रूस में कमी पड़ गई तो उन्होंने भारत से मांग लिया, ऐसा नहीं है। ऐसे भी भारत से भेजेंगे तो भेजने में एक टैंकर को रशिया पहुंचने में 15 दिन लग जाता है। तो ये रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। क्या रूस इससे डर जाता है? नहीं। क्या रूस इससे फौजी तौर पर कमजोर हो जाता है? नहीं। हाँ, इससे रूस थोड़ा नाराज हो जाता है और यूक्रेन के ऊपर और भयंकर हमला करता है। एक चीज बहुत क्लियर है कि इस युद्ध में रूस हार नहीं सकता और इस युद्ध में यूक्रेन जीत नहीं सकता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन ये युद्ध लंबे वक्त से खिंचता जा रहा है और अब अचानक से जो हमले तेज हुए हैं ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए भी इसको माना जा रहा है कि ध्यान खींचकर जो है रूस अपना कोई फायदा जो है इससे उठाना चाह रहा है। इसको हम ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे डीके गुप्ता जी से, और उसके बाद आगे क्या फायदा इससे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये धीमी रफ्तार का युद्ध जो है वो कब तक लंबा यूं ही खिंचता चला जाएगा। अब तो दो तरफ आग लगी हुई है, दो तरफ की आग जो है वो कब तक यूं ही चलेगी, क्योंकि झुलस तो तमाम कंट्रीज रही हैं इसमें। तो रसिया ने यूक्रेन पर एक बार फिर से हमले जोरदार तरीकों से शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में क्या बातचीत की जो टेबल इतने दिनों से नदारद है, क्या यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में सजते नजर आएंगे इन कंट्रीज के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो हमले हो रहे हैं उनमें आम जन को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डीके गुप्ता जी, आपका रुख करना चाहेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि रूस जो है वो जिस तरीके से यूक्रेन ने रसिया पर अटैक किया, प्रेरणा ने भी आपसे सवाल किया था देवनाथ सर कि लगातार यूक्रेन ने जो है अटैक किया रिफाइनरीज पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, तो ऐसे में तेल संकट रसिया में देखा जा रहा है। इसी बीच यहां पर माना यह जा रहा था कि यूक्रेन जब तेल संकट पैदा कर देगा रूस में तो कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल पर आने के लिए धीरे धीरे करके रसिया को जो है मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन रसिया ने हमले तेज कर दिए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो हमले तेज हुए हैं इस बीच वो अपना कोई मुनाफा जो है वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ ध्यान जो है वो आकर्षित करने की कोशिश की गई है। क्या ऐसा कुछ नजर आता है? जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी सर, लेकिन सर एक अनुरोध है कि अपना जवाब छोटा रखिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है और आप सभी से रिएक्शंस लेने हैं। जी जी, इसमें देखने की बात है कि आप चाहे कितना भी रसिया पे अटैक कर ले यूक्रेन, रसिया का जो वास्ट एरिया है, अब बिडेन का सतर्क होने का कारण यही था कि अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा बेस बना चुका है रसिया। जो इंटेलिजेंस से पता चला तो बिडेन जो है इसके खिलाफ हो गए। तो कितना भी अटैक करेगा रसिया में उससे कोई फर्क उसको पड़ता नहीं है, वो अपनी से बना रखा है। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का और अमेरिका का, मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट नहीं है, इनफैक्ट वो केवल इसको एक स्केपगोट बना रखे, उसमें इजराइल ग्रेजुअली जो है यूक्रेन को जकड़ता जा रहा है और वो अपना काम बखूबी करते जा रहा है। जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं माथुर सर। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो डबल स्टैंडर्ड जो हमेशा ही देखने को मिलता है, एक तरफ तो वो शांति की अपील करते हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन को जो है मिसाइलें घर में ही बनाने का ब्लूप्रिंट भी सौंप रहे हैं। तो ये कौन सी रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को इसको डबल स्टैंडर्ड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सिर्फ एक नीति है कि अमेरिका को कहां लाभ हो रहा है, बाकी उनको किसी से कुछ मुझे लगता है लेना देना नहीं है। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ओनली, ये उनकी पॉलिसी है और इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड उसमें, जब उन्होंने मागा की टोपी लगा करके और पूरे दुनिया में घूमना शुरू कर दिया था। जहां तक सवाल अमेरिका का है, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ देख रहा है। ये सुपर पावर राइवलरी है। पिछले 4.5 साल में से कह रहे हैं हम इस बात को कि ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में तो शायद है ही नहीं, ये सुपर पावर राइवलरी है और दोनों सुपर पावर्स अपने अपने इंटरेस्ट के लिए
लिए इस जगह पर लड़ाई लड़ रही है। अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, वहाँ के मिनरल्स हैं, वहाँ के कई सारी चीजें हैं जिनको अमेरिका देख रहा है, और वो लगातार इसकी मदद करता रहेगा, क्योंकि उससे लाभ इवेंचुअली उसी को हो रहा है। इस युद्ध के कारण आप देखिए, इस युद्ध के कारण पूरे यूरोप में तमाम यूरोपीय देशों की जो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 2 से 5% अपने जीडीपी का उन्होंने बढ़ाया। हर देश ने, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, यूके हो, कोई भी देश हो, अब वो 2 से 5% जीडीपी का जो इंक्रीज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, हथियार कहाँ से ले रहे हैं वो। तो ये तमाम चीजें अमेरिका को लाभ दिला रही है। अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसका बहुत बड़ा इसमें वो है। तो अमेरिका का जहां तक सवाल है, वो डबल स्टैंडर्ड कहिए या जो भी कहिए, वो अमेरिका का लाभ देख रहे ठीक है हैं। सर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, हाँ, जी। एक लाइन और, यूके स्ट्रेट देवनाथ ऑफ सर, हॉर्मुज एक बंद होने से भी जी। अमेरिका को लाभ हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है यूके देवनाथ सर, एक कंक्लूडिंग सवाल आपसे मैं समझना चाहूंगी। एक तरफ हम जो इतना लंबा युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया का, उसको देख रहे हैं, दूसरे फ्रंट पर ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है। कुल मिलाकर ये जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को आप शॉर्ट में कैसे समझाना चाहेंगे? प्रेरणा, बदलता जो वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें अमेरिका की प्राधान्यता बढ़ती जा रही है। दुनिया को पता लग गया है कि अमेरिका से ही हथियार खरीदना है। दुनिया को पता लग गया है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप या जो भी अमेरिका में पावर में, उसको अपने साथ रखना जरूरी है। जी ठीक है देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और आप तीनों का ही सर बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम्स के साथ जोड़ने के लिए, इस खास चर्चा में यहाँ पर अपने विचार साझा करने के लिए। तो आज के हमारे इस खास पेशकश युद्धभूमि में इतना ही, लेकिन लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।